नमस्ते जी। टॉपिक है वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन, परिभाषा। दूसरा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, जल प्रदूषकों के प्रकार। चौथा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, जल प्रदूषकों के गुण, जिसमें टर्बिडिटी, मैलापन, गंधलापन, गंदगी। दूसरा है पीएच। तीसरा है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, कुल निलंबित ठोस। और चौथा है कुल ठोस पदार्थ यानी टोटल सॉलिड्स, प्रेजेंस ऑफ टोटल सॉलिड्स। ये चार चीज़ें हम देखते हैं कि पानी पोल्यूटेड है कि नहीं है। ये टर्बिडिटी की गंदगी है कि नहीं, मैला कितना है, उससे भी पता चल जाता है कि पानी प्रदूषित है कि नहीं है। पानी का पीएच कितना है, साफ़ पानी का पीएच और दूषित पानी के पीएच में बहुत फ़र्क होता है। अगर पानी एसिडिक है तो उसका पीएच 7 से कम है, अगर पानी अम्लीय या बेसिक है तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, कुल निलंबित ठोस पदार्थ पानी में कितने हैं, और कुल ठोस पदार्थ पानी में कितने हैं। पानी में हमेशा मिनरल्स कुछ ना कुछ होते ही हैं, परंतु कुछ मिनरल्स हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ मिनरल्स हमारे शरीर के लिए विष या बहुत घातक होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली जो हमारी स्लाइड है वो है डेफिनेशन पर, कि परिभाषा क्या है कि जल पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। कि मानवीय गतिविधियों के कारण जब हम जल के निकाय या स्रोत के अंदर, जैसे झील, नदी, महासागर और भूजल के अंदर, अगर हम अवांछनीय, हानिकारक या विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है। प्रदूषक पदार्थ जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव रासायनिक विशेषताओं को कम करते हैं और जलीय जीवन व बाकी जीव जंतु की वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें जाए कि अपर्याप्त रूप से उपचारित अपशिष्ट जल को, टॉयलेट वाटर को, अगर सीवेज वाटर को प्राकृतिक जल के निकाय में छोड़ दिया जाए तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो जाता है। बदले में नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है। वे लोग प्रदूषित नदी के पानी का उपयोग पीने या नहाने या सिंचाई के लिए करते तो हैं, परंतु उससे मौत या बीमारियों का मुख्य कारण बन जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत। डंपिंग, यानी डंपिंग का मतलब होता है कि हम निस्तारण करना। तो औद्योगिकरण और कारखाने जो अपशिष्ट से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को नदी, तालाब और नहरों में डाला जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पीने का पानी पीने योग्य नहीं रहता। जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके कारण अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र इत्यादि को नदी और नहरों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसे घरेलू और औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा जल को प्रदूषित करना कहते हैं। इसी तरह से गांव में लोगों के तालाब, नहर, नदी के नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने से भी जल के स्रोत दूषित हो जाते हैं। मरे हुए शवों को पानी में बहाने से जल प्रदूषित होता है। अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण और संक्रामक प्रकृति के प्रदूषक से जलीय स्रोत प्रदूषित हो जाता है। कृषि प्रदूषण वो होता है जो कृषि कार्य में उपयोग लेने वाले उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र से जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जल प्रदूषण होता है। कृषि क्षेत्र के अंदर बारिश में तो धुल जाता है फर्टिलाइज़र और वो जल के स्रोत के साथ जाके मिल जाता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशक वर्षा जल के साथ घुलकर जल स्रोतों के साथ मिलते हैं और ये कैंसर का कारण होते हैं। पावर प्लांट से निकलने वाले जल का तापमान अत्यंत उच्च होता है,
जिसके कारण अगर ये जल स्रोत में मिला दिया जाए तो पानी का तापमान बढ़ जाता है और जल जीवन को प्रभावित करता है। इसे नदी डंपिंग या समुद्र डंपिंग भी कहते हैं। हाँ, परमाणु रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं कि जो परमाणु परीक्षण से उत्पन्न होता है, जो परमाणु परीक्षण से उत्पन्न होता है उसे रेडियोधर्मी और नाभिकीय कण, ये जो जल को दूषित करते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है। अब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रकार। रासायनिक प्रदूषण हम देख चुके हैं, केमिकल पोल्यूशन, जो फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन, लेदर इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, हर प्रकार की इंडस्ट्री से जो रसायन निकलता है वो जल के अंदर ही छोड़ा जाता है। दूसरा है भूजल अंडरग्राउंड पोल्यूशन। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, मरे हुए जो जानवर हैं, लाशें हैं, वो हम जल के अंदर डाल देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं और वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। मल, दूषित जल जिनमें कार्बनिक मात्रा पदार्थ ज़्यादा होते हैं और पानी की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया पेयजल में वृद्धि होने से डायरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया, चर्म रोग आदि रोग होते हैं। अगर जल स्रोत के अंदर, तालाब, झील में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रेट जिसे पोषक प्रदूषण कहते हैं, फॉस्फेट आदि मिलते हैं तो उससे पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। जब पोषक तत्वों की सांद्रता सरफेस पे बढ़ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर नहीं जा पाता और जल में जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे ऑक्सीजन डिप्लेशन पोल्यूशन भी कहते हैं। पेपर मिल, धातु निष्कर्षण इकाइयाँ, बैटरी का निर्माण व इनकी रिसाइकलिंग, रसायन उद्योग आदि से निकलने वाली दूषित जल के साथ भारी धातुओं और रासायनिक यौगिकों का निष्कासन होता है। जब यह जल स्रोतों में पहुंचता है तो वहां से भोजन श्रृंखला व सीधा पेयजल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर पर विपरीत असर डालता है। उदाहरण के लिए पेयजल में मरकरी की उपस्थिति मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाती है। कैडमियम से उल्टी, दस्त, हृदय रोग व क्रोमियम से कैंसर भी हो सकता है। अगला है सतही जल प्रदूषण। जो पानी के ऊपर हम तैरते हुए देखते हैं, पानी की बोतलें, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जो समुद्र के अंदर जाती है और समुद्र जीव जंतु उसमें फंस जाते हैं। दूसरी बात कि अगर ये प्लास्टिक और ये सतही प्रदूषक हम पानी में छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि नदी और झील को रोक देते हैं, उनके प्रवाह को रोक देते हैं और उस प्रवाह को रोकने से गाद भरण या सिल्टेशन की समस्या बढ़ जाती है। औद्योगिक दूषित जल को अगर ज़्यादा ही एसिडिक या ज़्यादा ही बेसिक अगर ज़मीन पर डाल दिया जाए तो ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म हो जाती है और ज़मीन बंजर बन जाती है। पेट्रोल की अगर थोड़ी भी मात्रा अगर पानी के अंदर चली जाए या तेल की थोड़ी भी मात्रा पानी में चली जाए, हम अक्सर देखते हैं कि तेल के टैंकर जहाज़ के अंदर उलट जाते हैं, जिससे पानी की सरफेस के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर एक लेयर तेल की जम जाती है, जिससे सूरज की किरणें अंदर पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे भारी मात्रा के अंदर जीव जंतुओं की मृत्यु होती है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण केंद्र से निकला हुआ रेडियोधर्मी अवशिष्ट पदार्थ प्राणियों में घातक प्रभाव पैदा करता है। तो प्रदूषक मुख्य रूप से तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक, जिसमें धातु, खनिज, अम्ल, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, लवण, साइनाइड, सल्फेट आदि यौगिक, ये सभी प्राकृतिक जल स्रोत में मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा विषैले प्रदूषक मरकरी, लेड और कैडमियम होते हैं। ये सभी धातु एंजाइम के साथ बंधित होकर क्रियाविधि को प्रभावित कर देते हैं। डिटर्जेंट के जल स्रोत में जाने से पानी में कवक
की वृद्धि हो जाती है, जो जल प्रदूषण का द्योतक है। दूसरा प्रकार का जो प्रदूषक होता है वो होता है कार्बनिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिसे अपशिष्ट में मल, उर्वरक, तेल, ऑक्सीजन, अवशोषक प्रदूषक आदि की जल की उपस्थिति को जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। ये सभी पानी में जाके अपघटन के लिए पानी में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर लेते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अपने खुद के डिकम्पोजिशन या अपघटन के लिए जो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर लेते हैं, जिससे पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उनकी मात्रा कम हो जाती है। जलीय जीव जंतुओं के लिए कम से कम 4 ppm या 4 मिलीग्राम प्रति लीटर हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उससे कम होते ही जलीय जीव मरने लगते हैं। तो जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है कि जैसे जैसे 4 ppm से पानी कम हो जाता है, 4 ppm से डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जलीय जंतुओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलों को नुकसान होता है, कीड़े पड़ते हैं। जल प्रदूषित रोग पीलिया, हेपेटाइटिस, डायरिया आदि रोग हो सकते हैं। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क आदि से संबंधित रोग होते हैं एवं प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। पूरी भोजन श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाता है। जल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए हमें मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि के निस्तारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। जल को कीटाणु रहित बनाने के में उचित रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। मृत जीवों को गड्ढों में दबाना चाहिए, ना कि जलों के अंदर उनका निस्तारण करना। सीवर की व्यवस्था करना, कृषि में न्यूनतम रसायनों की व्यवस्था करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। रेडियोधर्मी पदार्थों को गहराई में गाड़ना और नदी तालाबों के आसपास नहाना, कपड़े धोना और उन पर सब पर नियंत्रण रखना, यही जल प्रदूषण की रोकथाम करने के उपाय हैं। अब जल प्रदूषण के लक्षण यह हैं कि जैविक जल प्रदूषण सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य व जीवन के अन्य रूपों के लिए हानिकारक है। वे अलग अलग जलजनित जीवों के रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रदूषकों का मूल स्रोत पहले से ही सूक्ष्म जीवों के संक्रमित लोग या जानवर हैं। यदि संक्रमित लोगों के मल मूत्र को ढंग से समाहित या उपचारित नहीं किया जाता है तो प्रदूषक सतह और भूजल में मिल सकते हैं। जैविक प्रदूषकों के मुख्य समूह बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कृमि कीड़े हैं, जिनमें टेपवर्म मुख्य रूप से शामिल है। रासायनिक जल प्रदूषक अपने स्रोत के आधार पर अलग अलग रूप लेते हैं। उनमें उर्वरकों के रूप में उपयोग होने वाले पौधों के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन के यौगिक शामिल है, जो खेतों से नदियों में धोए तो जा सकते हैं। यह पोषक तत्व मानव और पशु अपशिष्टों के टूटने से भी उत्पन्न होते हैं और सतही जल के समान प्रदूषक होते हैं। रासायनिक प्रदूषकों में भारी धातु, हैवी मेटल, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और लगातार प्रदूषक भी शामिल है। भारी धातुएं जहरीली रसायन प्रदूषकों का एक समूह है जिसमें पारा, कैडमियम, सीसा और क्रोमियम जैसी स्थायी धातुओं के यौगिक होते हैं, जो हार्ट और ब्रेन डिजीज के लिए मुख्य रूप से पानी में मुख्य रूप से कारक होते हैं। पानी में स्वीकार्य स्तर से अधिक भारी धातुओं की उपस्थिति पीने और भोजन के माध्यम से सेवन करने पर जानवरों और मनुष्यों में बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। लगातार कार्बनिक प्रदूषण पीओपी भी मनुष्य और वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। इनमें कीटनाशकों के रूप में और औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपयोग के लिए निर्मित कई अलग अलग सिंथेटिक कार्बनिक रसायन शामिल है। उदाहरण के तौर पे डीडीटी, एल्ड्रिन व पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इनमें से कई लगातार रसायनों को कुछ देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। हम देखते हैं कि जल के अंदर, हमारे पोर्टेबल वाटर के अंदर कई प्रकार के रसायन पहले से मिले हुए रहते हैं, परंतु अगर वह रसायन अपने मानकों से उच्च हुए तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन की मांग। जैविक ऑक्सीजन की मांग अनिवार्य रूप से एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की प्रक्रिया में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों को पानी से निकालने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का एक उपाय है।
बीओडी सीमाओं का पालन करने के लिए वाणिज्यिक उत्पाद व विनिर्माण उद्योगों को अपशिष्ट जल उपचार या निपटान कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। सीवेज के पानी का बीओडी का औसत मान 100 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। बीओडी से जल प्रदूषण की मात्रा का पता लगाया जाता है, परंतु इससे केवल जैव अपघटन का पता चलता है। जल में उच्च स्तर का बीओडी का मतलब जल के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए और अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होना होता है। अगला है बीओडी का मान ज्ञात करना, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ बीओडी। तो बीओडी का मान आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर यानी ऊष्मायन में 5 दिनों के दौरान प्रति लीटर नमूने में खपत ऑक्सीजन के मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है और अक्सर पानी के जैविक प्रदूषण की डिग्री के सरेगेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीओडी रिडक्शन का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की प्रभावशीलता के गेज के रूप में, एक मापन के रूप में भी किया जाता है। प्रयोग के आरंभ और अंत में उपस्थित ऑक्सीजन के मान से बीओडी निकाली जाती है। अपघटन योग्य पदार्थों की सांद्रता अधिक होने पर बीओडी अधिक आता है। ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के लिए, और उसके लिए जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ज़्यादा बीओडी का मान आएगा। इसी तरीके से दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। यह जल प्रदूषण मापने का एक तरीका है। सीओडी जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ घुलनशील व अघुलनशील के लिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। सीओडी में जैविक क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण होने वाले, ऑक्सीकरण नहीं होने वाले, ऑक्सीकरण होने वाले, ऑक्सीडाइजेशन होने वाले और ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात होती है। तो सीओडी का मान बीओडी से हमेशा ज़्यादा ही होता है। सीओडी का मान कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे निकाला जाए? रासायनिक ऑक्सीजन का मान 250 ग्राम वेस्ट वाटर के सैंपल को प्रमाण है K2Cr2O7 1 नॉर्मल सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट तनु H2SO4 व AgSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है। 1.5 आवर्स बाद K2Cr2O7 का मोर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अनुमापन करके ज्ञात कर लिया जाता है और K2Cr2O7 की काम IV मात्रा को ऑक्सीजन तुल्य सीओडी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पहले तो हम ये चित्र देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे पारिस्थितिकी के क्षेत्र में जल के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर 4 ppm से ज़्यादा है तो ही हमारा जलीय जीवन फलता फूलता है। अगर 4 ppm से कम है तो निम्न श्रेणी के जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे वर्म हुए, क्रैब हुए। ये तो 1 से लगा के 3 ppm में ज़िंदा रह लेते हैं, परंतु मछलियाँ 4 ppm से ज़्यादा या 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहा पानी में तो ही जीवित रहती हैं, जिसे गुलित ऑक्सीजन भी कहते हैं। गुलित ऑक्सीजन पानी में घुली हुई गैस ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन वातावरण से सीधे अवशोषण द्वारा तीव्र गति से पौधे प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पानी में प्रवेश करती है। पानी का तापमान और बहते पानी की मात्रा घुलित ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित कर सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितनी घुलित ऑक्सीजन है इसे मापने के लिए विंकलर्स मेथड है। विंकलर्स मेथड के अंदर जल में घुली हुई आणविक ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है? Ki यानी पोटेशियम हाइड्रेट के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ऑक्सीजन वाहक का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड MnOH और मैग्नीज सल्फेट MnSO4 पर KOH की क्रिया द्वारा निर्मित होता है।
मैग्नीज हाइड्रोक्साइड MnOH होल ट्वाइस इस प्रकार विघटित आणविक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया करता है तो मूल मैग्निक ऑक्साइड का भूरा अवशेप या ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। जो मूल मैग्निक ऑक्साइड है फिर सांद्र कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके नया ऑक्सीजन बनाता है। यह नया ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ आयोडीन का ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन करता है। इस मुक्त आयोडीन को मानक सोडियम के विरुद्ध अनुमापन किया जाता है और एक संकेतन के रूप में स्टार्च का उपयोग करके थायोसल्फेट सॉल्यूशन बनाया जाता है। थायोसल्फेट आयोडीन को आयोडाइड आयनों में अपचित कर देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है टेट्राथियोनेट आयन द्वारा। अब प्रदूषित जल का उपचार या ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर कैसे किया जाए कि इससे पहले कच्चे सीवेज को सुरक्षित रूप से पर्यावरण में वापस छोड़ा जा सके, तो जल का उपचार संयंत्र में सही ढंग से उपचारित करने की आवश्यकता है। जल उपचार संयंत्र में अपशिष्ट की मात्रा विषाक्तता को कम करने के लिए सीवेज कई कक्ष और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। सीवेज पहले प्राथमिक चरण यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से गुजरता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम इस स्लाइड पे आते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल होता है। स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल जैसे कहते हैं छन्नी। यह वह जगह जहाँ निलंबित ठोस कण, सोलित कण, सस्पेंडेड कण और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ फिल्टर के उपयोग से हटा दिए जाते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे उपचार पर। उपचार के द्वितीय चरण में कार्बनिक पदार्थ की कमी शामिल, हम कार्बनिक पदार्थ को कम करते जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में द्वितीय चरण में यह जैविक फिल्टर और प्रक्रियाओं के उपयोग के साथ किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नीचा करते हैं, कम करते हैं। उपचार का अंतिम चरण तृतीयक चरण है जो पानी को पुनः उपयोग करने से पहले सभी ठोस कणों को हटा दिया जाता है और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर अशुद्धता है पानी के अंदर, चाहे वह कीटाणु ही क्यों ना हो, वह रासायनिक योजकता की आपूर्ति की जाती है। तो देख लीजिए कि पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर, सेडिमेंटेशन को अवसादन भी कहते हैं कि पानी को थोड़ी देर के लिए रख लिया जिससे जो सॉलिड कंटेंट है वो नीचे बैठ जाएगा और जो फ्रेश पानी है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये झाग बनाया जाता है झाग प्लवन तकनीक से। उसके बाद में उस झाग से जो ओर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं फ्रॉथ के अंदर, फ्रॉथ फिल्ट्रेशन के अंदर, और जो साफ पानी है वो आगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में भेज दिया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो कीचड़ है वो अलग कर लिया जाता है और उस पानी को जो साफ पानी है उसको आगे भेज दिया जाता है। वहाँ उसका डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, क्लोरिनेशन ये सब होता है। तो ये एक प्रोसेस है प्रदूषित जल के उपचार के लिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में 3 मेथड आता है। स्क्रीनिंग मतलब छन्नी लगाना, जिसमें ए छन्नी है, बी पाइप है और सी बाईपास पाइप है। तो इस छन्नी से जो पानी के अंदर निलंबित ठोस और अकार्बनिक पदार्थों को हटाया जाता है तो उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है अवसादन। इसमें पानी को रख दिया जाता है फिटकड़ी डालकर, जिससे कि पानी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वह फिटकड़ी के साथ रिएक्ट करके नीचे बैठ जाता है और साफ पानी छान लिया जाता है। तीसरा है फ्रॉथ फिल्ट्रेशन या झाग पलवन विधि। इसमें क्या किया जाता है कि एक एजिटेटर होता है और पानी के अंदर पाइन ऑयल यानी नारियल का तेल मिला दिया जाता है और उसके अंदर इस रोटेटिंग एजिटेटर के ऊपर से झाग बनाए जाते हैं। जिस प्रकार छाछ बनाते हैं हम, उसी प्रकार ये एक प्रकार का पानी के अंदर एजिटेशन करते हैं। पानी का एजिटेशन यानी पानी के अंदर झाग बनाया जाता है। इस पानी के अंदर झाग बनाने से क्या होता है कि अगर पानी के अंदर किसी भी प्रकार का पाउडर्ड ओर मिला हुआ होगा वो सब झाग के साथ अलग अलग हट जाता है, जिससे सल्फाइड ओर हुए, और जो साफ पानी है वो हटा लिया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, इसमें पहला आता है कोएगुलेशन। तो माध्यमिक उपचार अवशिष्ट जल के लिए एक निश्चित डिग्री
अवशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए भौतिक चरण पृथक्करण के साथ एक सीवेज उपचार संयंत्र का उपयोग करके निपटाने योग्य ठोस और जैविक प्रक्रिया को निलंबित कार्बनिक यौगिक को हटाने के लिए एक उपचार प्रक्रिया है। इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर पहला स्कंदन या कोएगुलेशन है। तो स्कंदन या कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं कि जल में उपस्थित हल्की व सूक्ष्म निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए फिटकड़ी या बूझा हुआ चूना मिलाते हैं, जिससे सूक्ष्म कण नीचे बैठ जाते हैं और साफ जल को अलग कर लिया जाता है। तो हम स्कंदन में हम क्या क्या मिलाते हैं, एक तो फिटकड़ी मिलाते हैं और दूसरा बूझा हुआ चूना। इन दो का उपयोग किया जाता है, फिटकड़ी और बूझा हुआ चूने का। दूसरा है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन या स्टरलाइजेशन या क्लोरीनीकरण। यह जल शोधन की वह क्रिया है जिसमें जल को पीने योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि पानी के अंदर, पानी की टंकियों में क्लोरीन की दवा डाली जाती है, उससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और जल का स्टरलाइजेशन या निर्जलीकरण भी हो जाता है। इस प्रक्रिया में परमाणुवीय ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो जीवों की कोशिकाओं को ऑक्सीडाइज करके उन्हें नष्ट कर देती है। तीसरा है सक्रिय एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया। इसमें आप देख रहे हैं कि दो कंटेनर हैं, दो अलग अलग चैम्बर हैं। पहला एरेशन चैम्बर कहलाता है, दूसरा चैम्बर क्लैरिफाई चैम्बर कहलाता है। एरेशन चैम्बर में एयर डाली जाती है और बुड़बुड़े उठाए जाते हैं। इसके अंदर पहले के अंदर एक्टिवेटेड स्लज यानी कीचड़, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु, निलंबित ठोस आदि का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पानी व अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करने के लिए किया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जिससे बीओडी, सीओडी और पोषक तत्व पानी से निकल जाते हैं और सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो स्लज और ये कीचड़ है इसे बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसे कहते हैं एक्सट्रैक्टेड स्लज। फिर इस पानी को वापस रिसाइकल किया जाता है और वापस इसे एयरेशन चैम्बर के अंदर कंप्रेस्ड एयर डालकर बुड़बुड़े या बुलबुले उठाए जाते हैं, जिससे वापस से ये जो स्लज या कीचड़ ऊपर की ओर आता है और वापस क्लैरिफायर के अंदर जाके जमा होता है और ये स्लज नीचे से कीचड़ निकाल लिया जाता है और साफ साफ पानी हमें आउटलेट से हमें मिल जाता है। दूसरा मेथड है ट्रिकलिंग फिल्टर। इसमें पत्थर, रेत आदि की एक मीडिया या परत जमाई जाती है। पत्थर और रेत का एक मीडिया या एक परत जमाई जाती है और उसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया की एक परत बिछाई जाती है। ऊपर से स्प्रे हेड से दूषित पानी डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और फिल्ट्रेशन बेड से अवशिष्ट का छनन हो जाता है। अगर जो कीचड़ है उसे क्लैरिफायर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, जो वापस पानी बचा उसे रिटर्न पंप से वापस इन्फ्लुएंट के अंदर डाला जाता है। वापस ये प्रोसेस किया जाता है, रीसर्कुलेशन किया जाता है, जब तक कि हमें साफ़ पानी ना मिल जाए। यहाँ तक हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमारे पानी के अंदर कई प्रकार के जिद्दी प्रदूषक रह जाते हैं, जो माध्यमिक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में नहीं हटते। तो उन्हें अन्य उन्नत उपचार प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से इसे पानी को साफ़ किया जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसे मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है झिल्ली पृथक्करण। इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस 4 प्रकार के टॉपिक आते हैं। हम अक्सर आरओ का पानी उपयोग लेते हैं पीने के लिए। आरओ का पानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्ध पारगम्य मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उसका काम ये होता है कि परासरण की दिशा विपरीत दिशा में संपन्न जब होती है, दाब के कारण परासरण दाब के कारण जब भी परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होने लगती है, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति होती है।
अधिक ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति होती है। तो जो लोअर कंसंट्रेशन में फ्रेश वाटर आ जाता है और हायर कंसंट्रेशन में साल्ट वाला वाटर, जो मिनरल वाटर वाला वाटर, जो एक्सेस साल्ट वाला वाटर वो वहाँ रह जाता है और दाब के कारण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से छन कर एक फ्रेश वाटर एक लोअर कंसंट्रेशन का आ जाता है। उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट हुआ और इस प्रकार से धातु, लवण, पारा, फ्लोराइड आदि को हटाया जाता है। यह कठोर जल को, हार्ड वाटर को, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो मेथड है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने 3 मेथड पढ़े हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड और टर्शियरी मेथड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।